नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं अपना दूसरा वीडियो, जिसमें हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास की जो किताब थी उसको हम लोग पूरी तरीके से कंठस्थ करने वाले हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। परीक्षा उपयोगी जो जो भी परीक्षा के लिए उपयोगी है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो कल जहां हम लोगों ने समाप्त किया था नेक्स्ट टाइम वह था, अब भाषा का वर्गीकरण शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने जो वर्गीकरण किया था आकृति मूलक वर्गीकरण किया था। ठीक है, आकृति मतलब उसमें जो भाषा है वह बनी कैसे, उसमें अर्थ निष्पत्ति कैसे हो रही है, वाक्य की संरचना वगैरह क्या है, उनको देखते थे। लेकिन अब पारिवारिक वर्गीकरण देखेंगे आज। पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब ये होता है, सोचिए पूरा विश्व आज जो भी मनुष्य हैं वह कहीं न कहीं से तो एक ही जगह से पैदा हुए होंगे। एक ही जगह से कहा जाता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वह दुनिया का, वहीं से मनुष्य जो पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं सारे कॉन्टिनेंट में। तो मतलब भाषा भी एक ही जैसी होनी चाहिए थी। तो वही समझिए, तो पुरानी हो सकता है भाषा समाप्त हो गई और जो बहुत सारी भाषाएं परिवर्तन के रूप में बची हुई हैं, परिवर्तित होती गई, आज बची हुई हैं। ठीक है, तो उनका पूर्ववर्ती भाषा कौन है? जैसे आप हिंदी को ले लीजिए ना, हिंदी और इंग्लिश, ये सब जो भाषाएं हैं इनको भारतीय यूरोपीय परिवार बोला जाता है। हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक और जर्मन, ये सारी रूसी लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेजों में कुछ न कुछ समानता देखी जाती है। ठीक है, इसी आधार पे कहा जाता है कि यह जो भाषा का परिवार है यह एक परिवार है और इसमें कोई एक ऐसी भाषा रही होगी जहाँ से सारी भाषाएं निकली होंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत, क्योंकि स्थानिक परिवर्तन आता है और धीरे धीरे बहुत कालिक परिवर्तन आता है, जिसके आधार पे ये भाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं ना, वंश के आधार पे, वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक। कुल का मतलब होता है जैसे हिंदी हो गई, हिंदी का एक अपना कुल है ना। ऐसे ही इंग्लिश, लैटिन वर्ड जो है, लैटिन जो हमारी जैसे संस्कृत है वैसे लैटिन है, लैटिन से बहुत सारे शब्द लेके इंग्लिश, जर्मन, बहुत सारी भाषाएं वहाँ पे विकसित हुई हैं ना। तो कोई एक भाषा से ये सब भाषाएं बनी। इन सब से जैसे हिंदी का लीजिए की जो माँ है वह कौन है? संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत से हिंदी निकली तो हिंदी क्या हो गया? एक अलग फैमिली हो गई। लेकिन इसमें बहुत सारी समानताएं संस्कृत में आप देखेंगे इंग्लिश से मिलती है। जैसे देखिए, सबसे अच्छा तो यही है, माउस रखा हुआ है ना। माउस को चूहा बोला जाता है और हमारे संस्कृत में मूसक बोला जाता है ना। तो माउस, मूसक, कट, काटना, ऐसे ही तमाम शब्द आप देखेंगे जिसमें जैसे ब्रदर, ठीक है, भ्राता ना। तो एक ही जैसे शब्द, बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिससे लगता है कि ये सभी भाषाएं क्या हैं? एक परिवार की भाषाएं हैं और इनका कोई जो पुराना हेड, जैसे हमारे घर में दादा होते हैं, पूर्वज होते हैं, इनका कोई रहा होगा। ठीक है, लेकिन हिंदी आने के बाद हिंदी का अपना एक फैमिली है ना। ब्रज भाषा, राजस्थानी, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जो फिर पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इसमें बहुत सारी हरियाणवी ना। यह सारी भाषाएं जो हैं उसके एक कुल को दर्शाती हैं कि वह किस कुल की भाषा है और उस कुल में कितनी भाषाएं, उसको कुल बोला जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि वंश किसे बोला जाता है? वंश मतलब जो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है। जैसे हमें जब पूछा जाता है किस वंश से हैं, ठीक है, कश्यप वंश। कुल गोत्र पूछा जाता है कि कौन सा गोत्र है। तो यह सारी चीजें ऐसे ही हिंदी में भी चलती हैं। ठीक है, कि कौन सा गोत्र, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे वंश की बात हो रही है, वंशानुक्रमक ना। तो बहुत सारे ऋषि हुए जिनके आधार पे आज हम क्या लिए, ऐसे कुल मिला के जो एशियन भाषा है उनको 10 परिवारों में विभाजित किया गया। ठीक है, भाषा का वर्गीकरण, रचना तत्व, अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है और पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। जैसे हिंदी का इतिहास देखेंगे कहाँ से पैदा हुई है ना, क्योंकि उसका पारिवारिक वर्गीकरण करना है। ठीक है, और वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है ना। भोलानाथ तिवारी भारत के क्या हैं? बहुत बड़े
भाषाविद रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये यूपी के जो होंगे जानते होंगे। ठीक है, ये भाषाविद हैं, गाजीपुर के रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, और इन्होंने लगभग भाषा में बहुत सारा रिसर्च किया था और 88 के आसपास ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, कि जो पारिवारिक भाषा होगी, प्रोफेशनल भाषा क्या क्या है, इन्होंने सब मानक भाषा बनाया था, सारे ग्रंथ बनाए थे। तो याद रखिएगा 88 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे ना। फ्रीडिश म्यूल ने इसकी संख्या 100 मानी है। ठीक है, देखिए भोलानाथ तिवारी ने 13 मानी है। ठीक है, विश्व में भाषाओं में परिवार 13 परिवार माना है। फ्रीडिश म्यूलर ने 100 मानी है। 100 कौन मानेगा? जो बहुत सारी भाषाओं में समानता नहीं दिखा पाएगा ना। जैसे एक डॉक्टर को कहा जाए कि भाई आप बताओ कि मनुष्य का कुल कितना है, मनुष्य में मतलब कितने डिवीजन पाए जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? उसके डीएनए टेस्ट करेगा और डीएनए टेस्ट के पता चलेगा कि समस्त मनुष्य क्या हैं, एक ही जगह से पैदा हुए हैं। ठीक है, उनका कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि पुराने इतिहास में आप जानते होंगे कि लिएंडरथलस, आर्टियोफिकेसस, बहुत सारे मनुष्य की प्रजातियां पाई जाती थी जो कि अब नहीं पाई जाती है। अब केवल होमो सेपियंस या फिर होमो इरेक्टस जिसको बोला जाता था वही पाया जाता है। ऐसे ही जो विद्वान होते हैं, तो भोलानाथ को देखिए भाषाओं में बहुत सारी समानता निकल पाई, इसलिए माने कि 13 विश्व में भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो और निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। जैसे अफ्रीकन हो गया, अमेरिकन और एशिया, यूरोप। ठीक है, 4 जो सॉरी 4 जो क्षेत्र हैं इसमें 18 भाषा परिवार हैं। और हमारे जो एशिया और ठीक है भारोपीय, ठीक है, यूरेशिया जिसको बोला जाता है, यूरोप और एशिया की फैमिली है, उसमें 10 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना। ठीक है, एक भारोपीय परिवार है, भारत और यूरोप के साथ कनेक्शन। ठीक है, जो आर्य एक किताब है, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें इसकी बात की चर्चा हुई है। और बाल गंगाधर तिलक ने भी आर्य कहाँ से आए इस पे भी उन्होंने अपनी विस्तृत विद्वतापूर्ण बात कही है। तो क्योंकि आर्य जो थे वो कहा जाता है कि उनका पुराना निवास स्थान सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप था, वहाँ से आए थे, इसलिए यहाँ की भाषा पे भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। तो भारोपीय परिवार है। उसके बाद यहाँ की जो मूल निवासी थे द्रविड़ परिवार उनकी भाषा का है। तीसरा है काकेसी परिवार ना, बुरुस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार ना, चीनी तिब्बती, और जापानी कोरियाई परिवार, और अत्यूरी परिवार, और बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। ठीक है, यह परिवार जो है यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ठीक है, यूरोप और एशिया के ये परिवार हैं। उसके बाद अफ्रीकी भूखंड पे जो परिवार पाया जाता है, सुदामी भाषा, ठीक है, बंतू परिवार, होतेंतो बुशमैनी परिवार ना, वहाँ पे 3 भाषा के परिवार पाए जाते हैं। देखिए एशिया कितना भाषा के रूप से समृद्ध है, 10 भाषा परिवार यहाँ पे हैं। ठीक है, प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार ना, और पपुआ परिवार, पपुआ न्यू गिनिया जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, और मलय पोलिनेशियाई परिवार जो इंडोनेशिया और इधर फिलीपींस के आसपास बोले जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियन परिवार, एशियाई परिवार, अमेरिकन परिवार। आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भाषा, ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ की बात है कि वहाँ के नेटिव लोग कौन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके यूरोपियंस बसे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ के नेटिव लोग जो बोलते हैं उनको ऑस्ट्रेलियन भाषा बोला जाता है, वहाँ के जो बोलते हैं। और हमारे भी देश में बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज आदिवासियों में देखी जाती है। अमेरिकन भूखंड पे अमेरिकी परिवार भाषा का है। ठीक है, तो इतना परिवार बस जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग भारोपीय परिवार ना, भारतीय यूरोपीय परिवार को अच्छे से देखेंगे ना। भारोपीय परिवार देखिए है, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार या भारत हित्ती परिवार के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह ध्यान देना है। उसके बाद भारतीय परिवार में 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केतुम वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सतम और केतुम। सतम का मतलब क्या है? ठीक है, यह कोई अलग से नाम नहीं है। ठीक है, शतम का मतलब होता है 100। ठीक है, शतम का मतलब होता है 100। एक 100 जो 100 है उसको आधार बना के शतम बनाया गया। शतम कहाँ से आया था? अवेस्ता ग्रंथ से निकला हुआ एक शब्द है। ठीक है, अवेस्ता जान ही रहे हैं आप ना, अवेस्ता से निकला हुआ, अवेस्ता एक ग्रंथ है। ठीक है, तो अवेस्ता से
निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए होता यह है कि केतुम और सतम वर्ग में अंतर बस यही है कि यहाँ का जो कंठ कंठ मूल से शब्द जो निकलता है, कंठ स्थान से जो क निकलता है, वह सतम वर्ग में, ठीक है, वह क्या हो जाता है, वह श हो जाता है ना। यहाँ का कंठ यहाँ पे उष्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे क ख ग है सब कंठ से, ह जो है एक कंठ से निकलता है ना। लेकिन यहाँ जब उसी शब्द को क्या हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, वह स का ह हो जाता है, सॉरी क का स हो जाता है। ठीक है, उष्म व्यंजन में बदल जाता है। तो जैसे आप देखिए सौ को यहाँ पे ट्यूनीशिया में, जर्मनी और इन सब भाषा में आप देखेंगे क्या बोला जाता है। यहाँ किसको आधार बनाया गया है, सौ। ठीक है, हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या लिखा जाता है, शतम लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत में शतम लिखा जाता है इसको ना, संस्कृत में शतम लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही भारतीय ईरानी परिवार जो है, फारसी में क्या लिखा जाता है, फारसी में शद लिखा जाता है, क्या, सद ना। और जबकि इधर देखेंगे, इधर क्या है, इधर केतुम, केतुम का मतलब लैटिन में 100 को क्या बोला जाता है, केतुम बोला जाता है, केतुम। ठीक है, किसको, 100 को ना। और यही केल्टिक में क्या बोला जाता है, जो केल्टिक है यहाँ पे बोला जाता है ना, कायोड। देखिए क से शुरू हो रहा है, क्या बोला जाता है, 100 को कायोड बोला जाता है ना। ग्रीक में जानते ही हैं आप ना, हेक्टोन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेक्टोन ना। और तोखरी लैंग्वेज में केंट बोला जाता है, केंट। ठीक है, तो यह सब क, देखिए क से शुरू हो रहे हैं सारे, इसमें क्या है, क से शुरू होने वाले शब्द हैं ना। ऐसे ही इटालिक में, इटालिक जो शब्द है इसमें केंतो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, केंतो ना। तो यह सब 100 जो 100 है उसको बोलने का एक भाषा का परिवार है। और वही देखिए जब हम सतम वर्ग की भाषाओं में आते हैं, सतम वर्ग की भाषा परिवारों में आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, भारतीय ईरानी परिवार में सद, शत, और जानते हैं हिंदी में 100 बोला जाता है, हिंदी में 100 बोला जाता है, और संस्कृत में शतम बोला जाता है। ठीक है, और यही जो रूसी है, ठीक है, रूसी में स्तो बोला जाता है, रूसी भी भारोपीय परिवार का है। ठीक है, भारत भारोपीय, तो रूसी में स्तो बोला जाता है। तो ये देखिए स हो गया ना। और बुल्गारिया में क्या बोला जाता है, सुतो बोला जाता है, सुतो ना। यह सब जो शब्द हैं आप ध्यान रखिएगा। तो ये कहने का मतलब यही है, केतुम का मतलब होता है कि जो कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं। ठीक है, कंठ स्थान से जो ध्वनियां निकलती हैं और उनको वही के उसी के रूप में बोला जाता है, तो वो केतुम वर्ग हो गई। और सतम वर्ग कौन हो गई, जिनका क का श हो गया, उष्म, क के स्थान जहां भी एक क बोला जाएगा, जितने भी शब्द आएंगे ज्यादातर शब्दों में क का यहाँ पे स हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो केतुम वर्ग हो गया और शतम वर्ग हो गया। ठीक है, तो जनरली इसको कई जगहों पे पूर्व और पश्चिम से भी बांटा जाता है। यह पूर्व की भाषाएं, मतलब भारतीय ईरानी यदि लिया जाए पूर्व की, और पाश्चात्य लोगों का डिवीजन था। खैर वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन बहुत कम ही आए हुए हैं, हो सकता है आगे बन जाएं। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब तो ऐसे भी पूछ सकता है 100, क्योंकि 100 का ही एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो 100 भी पूछ सकता है कि इटालिक में 100 को क्या बोला जाता है, तो केंतो बोला जाता है, क्योंकि ये भारोपी परिवार का एक प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, आगे है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय ईरानी जो भाषा है इसको आर्य 3 उपवर्गों में विभाजित किया था, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ईरान के साथ हमारा बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संबंध है। ठीक है, ईरानी देखिए, ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता है। ठीक है, अवेस्ता 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में लिखा गया था अवेस्ता, और इसका मतलब होता है शास्त्र ना। अवेस्ता को बैक्टीरिया के राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात है ना। तो यह ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर ग्रियर्सन के आधार पे यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने भारत ईरानी परिवार को 3 वर्गों में बांट दिया था। ईरानी, दरद कश्मीर वगैरह में जो भाषा है वो बोली जाती है, इसकी बोलियां भी हैं। और भारतीय आर्य भाषा पे अभी हम आएंगे। भारतीय आर्य भाषा को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए ना। तो अवेस्ता जिन महाकवि फिरदौसी शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है ना।
फिरदौसी के बारे में आपको क्या याद आता है बताइए? तो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग को याद आया होगा संभवतः। देखिए, एक देश रंगीला रंगीला एक गाना है, ठीक है, आप देखे होंगे। एक गाना जब भी 15 अगस्त आता है तो देश रंगीला रंगीला हर जगह बजने लगता है। उसके पहले ही उसमें एक महिला आती है और बोलती है, गर फिरदौस बर रूसो जमी अस्त, गर फिरदौस बर रूसो जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। उन्होंने यह कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है, अब याद आया आपको? तो यह फिरदौस कवि की लाइन थी। कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या शब्द कहे थे ईरान के, लेकिन कश्मीर के बारे में उन्होंने अपने कितने अच्छे ढंग से उन्होंने जाहिर किया था। और यह लाइन आज जब भी कश्मीर को हमें प्रमोट करना होता है तो इसी लाइन का सहारा लिया जाता है। तो इसीलिए हमारे और ईरान के जो संबंध हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। आप देखे होंगे तमाम अमेरिकी कोशिशों के बावजूद भी हमारे रिश्ते जस के तस बने हुए रहते हैं। तो सांस्कृतिक संबंध बहुत ही मजबूत संबंध होते हैं। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषा के देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, बस देखना है। ठीक है, आज से एक हम और भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के आधार पे देखेंगे। जहाँ पे 5 स्टार बन जाए वहाँ जानिए कि वह क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, मतलब आने की सबसे प्रबल संभावना कहाँ होगी जहाँ पे 5 स्टार मैं बनाऊंगा। तो इसको मैं 1 स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। तो यह 1 स्टार वाला है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी ईरान की 2 भाषाएं हैं, मीडियन और प्राचीन फारसी। अवेस्ता देखिए ग्रंथ था, लेकिन धीरे धीरे इसको भाषा के नाम से भी जाना जाने लगा। मोगदियन पामीर। अब अवेस्ता की जो भाषा है वही आगे चली, तो इसमें वर्गिस्ता, पश्तो भाषा जान ही रहे हैं, पाकिस्तान में भी बोली जाती है और अफगानिस्तान में भी। पहलवी, देवारी, बलूच आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और ओरेसेटिक कुर्दी। उसके बाद पहलवी जो है वह हुज्वारेश और पाजत, यह 2 भाषाएं इसमें आती हैं, जिससे कि आधुनिक फारसी शब्द निकला था, ठीक है। दरद जो शब्द है इसका मतलब होता है पर्वत। इसका प्राचीन जो 85 प्राकृत है ना, अभी हम जो अपभ्रंश हैं उनको भी अच्छे से देखेंगे। 85 प्राकृत भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की भाषाएं कश्मीरी, सीना, चित्रावली, काफिर, कोहिस्तानी, यह सब जो शब्द हैं इनके उपवर्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दरद उपवर्ग की जो भाषाएं हैं वह कौन कौन सी हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो इस वाले को हम 3 स्टार लिखते हैं ना, 3 स्टार। तो यहाँ से ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन बनने की। अब देखिए हम 5 स्टार पे चल रहे हैं, ठीक है। कौन से स्टार पे? 5 स्टार, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और प्रबल संभावना है। तो अब देखिए भारतीय आर्य भाषा। अब भारतीय आर्य भाषा देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, आप देखिए ना, ठीक है। तो अब भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वह कौन कौन सी हैं, इस पे क्वेश्चन पूछता ही रहता है, कभी इधर से कभी उधर से, कि भारतीय आर्य भाषाएं कौन निम्न में से कौन नहीं है, कौन है, ये पूछता रहता है, ठीक है। तो यह एग्जैक्टली आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन देता है, तो वहाँ एलिमिनेट करने में बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक बोली जाती रही, ठीक है। हर्यक वंश वगैरह जो पुराने हैं वो इसी में सब खप गए। तो इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का इसमें देखा जाता है। तो यह क्या है, काल देख लीजिए अपना, और दूसरा नाम देख लीजिए। वैदिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य, ये जो वैदिक संस्कृत है इसके शब्द बहुत सारे जो पुरानी यूरोपियन लैंग्वेज हैं उनके शब्दों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 1000 ईस्वी पूर्व, 800 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी यहाँ पे होगा, ठीक है। 1000 मध्यकालीन आर्य भाषा ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक नहीं होगा, यहाँ पे गलत छपा है, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा कौन सी है? पाली का मतलब बुद्ध वचन। प्रथम प्राकृत इसको भी कहा जाता है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, मतलब देखिए भाषा क्या है ना कि बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं ना।
तो मध्यकालीन आर्य भाषा जो थी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। पाली जो है वह 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक चली। प्राकृत जो भाषा आई, द्वितीय प्राकृत, वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। और अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश कहाँ तक है? अपभ्रंश जो है ना 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली, ठीक है। यहीं के बाद हिंदी का विकास होना शुरू हुआ ना। तो बहुत सारे इसको पूर्व, हिंदी के पूर्व की भाषा भी मानते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, अपभ्रंश को, तृतीय प्राकृत का इसका। तो देखिए जो अब आधुनिक में देखते हैं तो ये आर्य भाषाएं हो गई। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यह सब आर्य भाषाएं हैं ना। प्राचीन आर्य भाषाएं, अब देखते हैं वैदिक संस्कृत, तो अभी इसका विस्तार से देखते हैं, और ब का, ठीक है। और जो आधुनिक हैं, आधुनिक में अभी हम आएंगे तो उनको आर्य भाषाओं को देखेंगे। आधुनिक आर्य भाषाएं कौन है, ठीक है। तो प्राचीन आर्य भाषाएं कौन है? प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना कहाँ से मिलता है? आपको पता ही होगा, वैदिक साहित्य से मिलता है, ठीक है। वैदिक साहित्य से मिलता है, उपनिषदों से मिलता है, वैदिक इन सब चीज़ों से मिलता है ना। तो पुराने ग्रंथ कितने थे? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद होते थे। तो इन सब में वैदिक संस्कृत मिलता है, ठीक है। देखिए एक ऋग्वेद का 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। यह थोड़ा सा याद करने वाली बात है क्योंकि हमारे भाषा में है। ब्राह्मण कर्मकांड की व्याख्या की गई है, ब्राह्मण भाग में कर्मकांड। और उपनिषद जो है, उपनिषद में क्या किया गया है? ज्ञान की बात की गई है ना। उसमें उपनिषदों में दर्शन, चिंतन, दर्शन, ज्ञान, इन सब का बात किया गया है ना। तो उपनिषद कितने कहे जाते हैं? 108 बताई जाती हैं, लेकिन अवेलेबल हमारे पास कितने हैं? 12 ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऋषियों ने जो थे वो आख्यान उन्होंने लिखे, प्रत्याख्याएं लिखी गई, ठीक है। तो 1130 शाखाएं मानी जाती हैं, लेकिन कुछ ही उपलब्ध हैं, ऐसा समझ में। तो आगे चलते हैं ना। विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वैदिक संस्कृत में देखते हैं कौन कौन सी चीजें थी। ये देखिए सीधे सीधे पूछा है क्वेश्चन। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी विद्वान ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। यह देखिए 5 स्टार वाला क्योंकि चल रहा है, तो अब देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृत में कितने? 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें 13 जो थे स्वर थे और 39 व्यंजन थे। तो यह ध्यान रखने वाली बात है ना। इसमें देखिए ये अंग अह नहीं दिखाई देंगे ना। अंग और अह जो है वह नहीं है। री और बड़ा री यह भी है, री भी है, इसमें उपस्थित है। तो यह ध्यान देने वाली बात है, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अ आ ई उ री री और री ए ओ ऐ औ यह है, ठीक है। यह ध्वनियां हैं। अंग और अह नहीं है वैदिक संस्कृत में ना। तो यह देख लीजिए। और एक चीज इसमें, 2 चीजें और हैं, ठीक है। ये देखिए अल्प प्राण और महाप्राण में लह ना, और यह ध्वनियाँ दो जो थी यह थी, लेकिन बाद में यह खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है क ख ग घ अंग ना। तो जो पहली और दूसरी ध्वनियाँ होती हैं उसको अल्प प्राण बोला जाता है। अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें बोलने में कम ताकत लगे। जैसे देखिए कम सांस बाहर निकले, क ख ग घ अंग ना। तो देखिए यह क्या है? अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। तो यह ऐसे चलता है, ठीक है। और श जो होते हैं, श और स, यह क्या है? यह उष्म है, क्योंकि इनको बोलते वक्त ऐसा लगता है उष्मा, घर्षण होता है जीभ और, ठीक है, तालू के बीच में सांस का घर्षण, हवा का घर्षण होता है, इसलिए उष्म व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, ठीक है। यह अलग से ध्यान देने वाली बात है। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे ना। अब देखिए आगे,
ठीक है। और इसमें अनुस्वार, अल्प प्राण और विसर्ग, महाप्राण इसमें स्वर में नहीं थे, यह व्यंजन में इनको जगह दी गई है। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए ना, 39। अब वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या क्या है यह ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण 1 3 5 और महाप्राण 2 4, सम संख्या जो होती है महाप्राण अल्प प्राण जो 1 3 5 है। ठीक है, अघोष 1 2। ठीक है, अघोष का मतलब क्या होता है, ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, अघोष और सघोष यह है 3 4 और 5। देखिए यह क्या है, ठीक है, यह अघोष है। 1 और 2 3 4 5 जो है वह घोष हैं। तो घोष में और अघोष यह याद रखना है ना। अर्धस्वर, देखिए इनको अर्धस्वर बोला जाता है क्योंकि यह स्वर की तरफ भी काम करते हैं। ठीक है, स्वर की तरह बहुत जगहों पे आएगा तो उसका जिक्र करेंगे कैसे स्वर की तरह काम करता है। ठीक है, यह और यह बहुत जगहों पे स्वर की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट योगात्मक का मतलब क्या होता है, श्लिष्ट का मतलब ना श्लेष, जैसे आपने पढ़ा था, श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ, अयोगात्मक होता है। इसमें हम इसको अलग, ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें 2 शब्द हैं, वो चिपका हुआ रहता है, बाद में अन्वय करके उसको अलग किया जा सकता है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता एवं बलात्मकता दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। ठीक है, बलाघात मतलब जिस शब्दों पे हम बल ज्यादा दें ना, उनको बलाघात बोलते हैं, बलाघात्मक। और संगीतात्मकता जानते ही हैं, जो शब्द संगीतात्मक हों। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग पाए जाते हैं। 3 वचन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन पाए जाते हैं। जबकि हिंदी में आप देखेंगे तो उसमें एक वचन और बहुवचन केवल पाया जाता है। 3 वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पाया जाता है। 8 विभक्तियां जो कि हिंदी में 7 हो जाती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान से अलग होने, ठीक है, अपादान से अलग होने पर, ऐसे ही कुछ है इसका मतलब विभक्ति चिन्ह जो होते हैं उनको याद रखेंगे तो बहुत ही संबंध का के की रारी री नाने नी अधिकरण में पेपर संबोधन हे भो अरे, तो ये जो होता है यह भी है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप में आत्मने और परमात्मने 2 पदों के चलन चलते हैं। ठीक है, आत्मने पद, परमात्मने पद ना, अपने के लिए एक जैसे माई सेल्फ और जैसे योर सेल्फ। ठीक है, आत्मने माई सेल्फ, परमात्मने योर सेल्फ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारी और बहुब्रीहि हैं। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इनके कहा वैदिक संस्कृत में तत्पुरुष, कर्मधार्य और बहुब्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास पाए जाते हैं, द्विगु समास नहीं पाया जाता ना। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखिए वैदिक संस्कृत में केवल 4 संस्कृत में काल एवं भाव क्रिया मिलाकर 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, का रूप मिलता है। 4 काल हैं, लट, लिट ना, वर्तमान काल, परोक्ष संपन्न, ठीक है, और अद्यतन, लिट और लुड। ठीक है, यह सब है ना, तो यह ध्यान रखिएगा। और 10 काल के भाव के भेद नीचे रखे गए हैं, तो यह सब है। अब लौकिक संस्कृत क्या था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वो लौकिक संस्कृत कहलाता है। इसमें 48 ध्वनियां हैं। देखिए इसमें 4 ध्वनियां, एक यह गायब हो गया, एक यह, और तो यह 2 गायब हो गए, बचा 50, और 2 और जिह्वा मूल्य, ठीक है, और उस्मनीय लुप्त हो गए। यह 2 जो थे लुप्त, 4 लुप्त हो गए, बचे कितने, 52 में से ना 4 लुप्त, तो 48 बच गए। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, लौकिक संस्कृत में 48 रह गए थे। ठीक है।